नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये 5 बजे का बुलेटिन। कुछ समय शेष है, उससे पहले आपके लिए ये हेडलाइंस। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट ने किया 1 दिन का अनशन। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी कदम। मॉनसून पर राहत की खबर। स्काईमेट ने के उलट आईएमडी ने दिया इस साल भी सामान्य मॉनसून का अनुमान। औसत से 96% बरसेंगे बादल। एल नीनो होने की संभावना। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश रहा हाई। निफ्टी बैंक में रही 532 अंकों की तेजी। सेंसेक्स 311 तो निफ्टी 98 पॉइंट चढ़कर बंद। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में आए करीब 6,500 नए केस। दिल्ली में संक्रमण दर 24% के पार। मुंबई बीएमसी अस्पतालों में मास्क हुआ अनिवार्य। भारत में अपनी मार्केट और मजबूत बनाने की तैयारी में एप्पल। मुंबई और दिल्ली में एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने के लिए 18 अप्रैल को टिम कुक आ सकते हैं भारत। शुरुआत करेंगे राजनीति की खबरों के साथ। राजस्थान कांग्रेस में सियासी टसल जारी है। कांग्रेस आलाकमान की चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल सचिन पायलट तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर वर्तमान सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर हैं। भले ही पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग की हो, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि सचिन पायलट ने कहा है कि वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए अनशन है। उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज 1 दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। चलिए, जयपुर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। सचिन के अनशन पर और बातचीत करेंगे भवानी से। भवानी, कांग्रेस में ये अगर हम बात करें राजस्थान में, तो क्या एक बार फिर फूट दिखाई दे रही है? क्या सचिन पायलट जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, या उनका यहां पर कुछ और एम्बिशन भी हो सकता है? एक तस्वीर बता देता हूं, फिर बात करेंगे। ये मेरे पीछे जो तस्वीर है यही काफ़ी कुछ कह रही है। महात्मा गांधी की तस्वीर है और आप देखिए कि टैगलाइन देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी की तस्वीर नहीं है, सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं है, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की तस्वीर नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सचिन पायलट महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे बैठते हैं, अकेले बैठते हैं। न सरकार का कोई मंत्री, न विधायक, और उनके साथ है तो भीड़, शक्ति प्रदर्शन। तो इसके माध्यम से भीड़ खूब थी यहाँ पर। तो सचिन पायलट ने आज 2 मैसेज देने की कोशिश की। एक इशारा जो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पार्टी को ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो खुद अपना आप में ताकत है। पार्टी की उनको जो जिस तरीके की झंडे की, पोस्टर की या उन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा एक इशारा करता है कि सचिन पायलट अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। और वो तब जब पार्टी ने, दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्टी ने ये चेतावनी दे दी कि अगर आप अनशन करेंगे तो अनुशासनहीनता होगा। उसका भी सचिन पायलट ने जवाब दिया कि उन्होंने पार्टी के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि ये इनका इंडिविजुअल शक्ति प्रदर्शन था। तो क्या पार्टी का एक नेता इंडिविजुअल लेवल पर कर सकता है? एक दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पार्टी के जो राजस्थान के इंचार्ज है, उन्होंने ये कहा कि उनसे पूछा नहीं गया था, इस इश्यू पर उनसे बात नहीं की गई। उनका भी सचिन पायलट ने आज जवाब दिया कि उनसे पहले प्रभारी थी, उनको बता दिया गया। अब मसला ये है कि आखिर होगा क्या और सचिन पायलट इस प्रदर्शन से चाहते क्या हैं, क्या होने वाला? एक तरह से आज से 2 संदेश साफ है। सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान को सीधा मैसेज दिया कि अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में जनता उनके साथ है।
सत्ता, भीड़ की ताकत है और वो फैसला करने की क्षमता रखते हैं। फैसला किस तरह का, क्या पार्टी छोड़ने का फैसला करेंगे, क्या नई पार्टी बनाने का फैसला करेंगे, कुछ आगे आने वाले दिनों में साफ होगा, या फिर पायलट पार्टी के अंदर रहकर अपने लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जैसे ही सचिन पायलट ने अनशन शुरू किया, उनके 3 कार्यक्रम थे, तीनों रद्द किए, मीडिया के सामने नहीं आए। कुछ मंत्री जरूर सामने आए, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास अभी तक सचिन पायलट के इस धरने का जवाब नहीं कि पार्टी क्या करने वाली। जी भवानी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये भवानी सिंह बता रहे थे जयपुर से क्यों अनशन पर बैठे हैं सचिन पायलट, क्या उनका मकसद हो सकता है और क्या पार्टी का रिएक्शन। तो क्या सचिन पायलट इस बार कर देंगे आर या पार, इसी पर होगी आज एक बड़ी चर्चा। आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर कांग्रेस में पायलट प्रोजेक्ट। अब मॉनसून से जुड़ी एक बड़ी खबर और राहत की भी खबर। स्काईमेट की रिपोर्ट से उलट आईएमडी ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक साल भर औसत से 96% तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही मॉनसून के दौरान एल नीनो का असर दिख सकता है। हालांकि एल नीनो का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। किस राज्य में होगी कितनी बारिश और क्या होगा एल नीनो का प्रभाव, इस पर मौसम विभाग के डीजी एम महापात्रा से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त आईएमडी के डीजी डॉक्टर महापात्रा है। सर, नॉर्मल मानसून इस बार सामान्य रहेगा पूरी तरह से? आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया इसके हिसाब से मानसून सामान्य रहेगा और क्वांटिटेटिवली जो रेनफॉल जून से सितंबर के बीच में होता है नॉर्मली, इसका 96% प्लस माइनस 5% होने का संभावना है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो साउथ इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की कुछ हिस्सा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्मल नहीं तो एवो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, मगर वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ एरिया में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। तो सर, कौन कौन से स्टेट प्रभावित हो सकते हैं इस खास तौर पे? देखिए, अभी ये जो फास्टेस्ट फोरकास्ट दिया गया है इसको तो हम फिर अपडेट करेंगे मैम, और आज जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया गया इसके हिसाब से साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ईस्टर्न इंडिया में जैसे बिहार, झारखंड, जीडब्ल्यूबी, गणतंत्र वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया में, और स्वाभिमान वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया में ज्यादा एरिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश और असम में खड़े कुछ हिस्सा में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, इस सब एरिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और रिमेनिंग जो है उस एरिया में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। एल नीनो एक ऐसे पैरामीटर है जो मानसून को प्रभावित करता है 60% ऑफ ईयर्स। 40% ईयर्स ऐसे दिखाया गया कि जो एल नीनो का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एल नीनो होते हुए नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 1951 से 2022 तक। इस कारण यही है कि एल नीनो की छोड़ के बहुत सारे ऐसे लार्ज स्केल फीचर्स है जो भी इसको प्रभावित करता है। जो पूर्वानुमान है एल नीनो का वो मानसून सीजन में डेवलप हो सकता है, जुलाई के आसपास डेवलप हो सकता है। यानी इसका जो इफेक्ट डेवलप होगा और इसका प्रभाव होगा तो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में इसका प्रभाव हो सकता है। मगर पॉजिटिव ये है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो पॉजिटिव है, यानी फेवरेबल है मानसून सीजन के लिए। और स्नो कवर एरिया जो है यूरोप और एशिया रीजन पे वो भी जितना नॉर्मली होता है इसमें कम है। जब स्नो कवर कम होता है वो फेवरेबल होता है रेनफॉल के लिए। सो इसलिए आपका बहुत सारे लार्ज स्केल फीचर्स है, सभी को लेकर हमारा जो स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट फोरकास्टिंग सिस्टम है और डायनेमिकल फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको रन किया जाता है और सभी को ऐसे कॉन्सेंसस है कि रेनफॉल 96% ऑफ नॉर्मल होने का। चलिए, तो एमडी यहाँ पर कह रहा है कि इस बार सामान्य से 96% तक बारिश होगी, एल नीनो का असर रहेगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखेगा। आइए अब बात करते हैं बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज जोश देखने को मिला। बाजार आज लगातार 7वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 311 अंक चढ़कर 60,158 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 98 अंक चढ़कर 17,722 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने बैंकिंग शेयरों में देखी। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित, आज तो मार्केट में तूफानी तेजी का दिन रहा।
देखिए, आज जब फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो भारतीय बाजारों के अंदर शुरुआत लगातार 7वें दिन अच्छी की ही होती हुई दिखाई पड़ी और क्लोजिंग भी इनफैक्ट हरे निशान में ही हुई। मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आज का स्टार था निफ्टी बैंक। मेजरली निफ्टी बैंक के सभी शेयरों में खरीदारी थी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट पार्टिसिपेट कर रहा था, निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। बैकफुट पे गया आज आईटी, नंबर से ठीक पहले प्रॉफिट टेकिंग थी, वहां पर रियल्टी थोड़ा प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज मेटल में बाइंग, कैपिटल गुड्स के सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जो छोटे मझौले शेयर हैं उनमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल जो मूड माहौल बेहतर बना है, 4-4.5% का गेन इंडेक्स दिखा चुका है पिछले 7 दिनों में, 8 दिनों में, वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड है और नंबर से ठीक पहले थोड़ा सा कॉशियस होता हुआ दिखाई पड़ा जो बड़े शेयर हैं उनके अंदर बाजार। जी सुमित, तो ये भी लगे हाथ, तो बता दीजिए एक्शन सबसे ज्यादा कहां रहा? देखिए, आज मेटल पार्टिसिपेट कर रहा था और साथ साथ बैंकिंग। तो अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाएगी तो उसमें आपको बैंकिंग की तरफ से ही मेजरली पार्टिसिपेट दिखाई पड़ेगा, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 5%, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5%, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स, ऑटो के दोनों दिग्गज, करीब 3% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस 1.5% नीचे, टीसीएस 1.5% नीचे, एचसीएल 1.5% नीचे, टेक महिंद्रा, यानी कि 4 के 4 नाम वो सभी के सभी आईटी शेयर जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में ट्राइडेंट 8% की तेजी, केपीआर मिल 6.5% ऊपर, एल्काइल अमाइन 6.5% ऊपर, टोरेंट पावर करीब 4.5 से 5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में लोधा करीब 3% नीचे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% नीचे, इंड्योरेंस टेक 2.5% ऊपर और थर्मैक्स करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज बैंकिंग में लीड कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 1.5 से लेकर 5% तक का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल में लीड कर रहा था जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल, एनएमडीसी करीब 2.5 से लेकर 3.5% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा सेशन बैंक्स और मेटल के नाम, हालांकि आईटी में प्रेशर देखने को मिला। चलिए, तो ये था आज के बाजारों का हाल, जहां लगातार 7वें दिन आज तेजी का सेशन रहा। और आईटी सेक्टर पर मोतीलाल ओसवाल के गौतम दुग्गड़ बुलिश है। उनका मानना है कि इस साल आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है, हालांकि उन्होंने बताया कि वे अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल पर ओवरवेट है। बैंकिंग और फाइनेंशियल जो है आज के तारीख में ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहते हैं कि ये गोल्डीलॉक्स पीरियड से जा रहा है। ग्रोथ, मार्जिन, एसेट क्वालिटी, आरओई, कैपिटलाइजेशन लेवल, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है और वैल्यूएशंस भी काफी नीचे आ चुके हैं कई सारे बैंक्स के। हमारा इसमें बड़ा ओवरवेट है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये 2 स्टॉक्स है जिसपे हमारा करीबन 5% का ओवरवेट पोजीशन है। और प्राइवेट बैंक्स में भी हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जहां भी हमने वेट बढ़ाया है, ये सब है। आपने देखा होगा CY20, CY21 में आईटी ने 50 से 55% को बैंकिंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। CY22 में टेबल्स टर्न में बैंकिंग ने आईटी को आउट परफॉर्म किया है बड़े मार्जिन से। दिस ईयर हमें लगता है कि दोनों सेक्टर अच्छे कर सकते हैं, बट आईटी कैन आउट परफॉर्म बैंक्स। साल 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, यह कहना है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। फ्रांस में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। अभी वो फ्रांस और इटली के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि अभी करीब $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। गोयल ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस रिश्ते और मजबूत होंगे। पीयूष गोयल से हमारे सहयोगी संजय सूरी ने फ्रांस में बातचीत की। Trade has been growing very, very fast between France and India. It's a country that respects art, culture, tradition, family value systems, and India has a lot to offer in each one of these. अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद स्टार्टअप्स में चिंता का माहौल है। ऊपर से ग्लोबल मंदी के खतरे ने चिंताओं को थोड़ा और बढ़ाया है। ऐसे में स्टार्टअप के लिए पैदा हुए मुश्किल हालातों का आकलन करने के लिए IFSC गिफ्ट सिटी ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट 1 से 2 महीने में आ सकती है। इस कमेटी में DPIIT के भी सदस्य मौजूद हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने DPIIT की ज्वाइंट सेक्रेटरी मनमीत नंदा से इस पर खास बातचीत की। मैम, जो कमेटी का गठन हुआ है, जो ग्लोबल सिनेरियो है स्टार्टअप्स को लेकर, क्या कमेटी कैसी कमेटी है, क्या करेगी और कब तक इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है?
ये IFSC गिफ्ट सिटी के पहल से बनी है कमेटी। इसके मेंबर्स की गठन आपको मैं दे दूंगी। इसके साथ हम लोगों ने DPIIT के एक मेंबर को उस कमेटी में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी और वो शामिल हो गई है। तो मेरी उम्मीद है ये कमेटी खूब जल्दी बैठ के एक अपनी विचारधारा के साथ अपने डिफरेंट ओपिनियंस को लेके और पूरी सिचुएशन को प्रॉपर्ली असेस करके एक रिपोर्ट तुरंत ही गिफ्ट सिटी के IFSC के चेयरमैन के सामने प्रस्तुत करेगी। वैसे इस कमेटी का मैंडेट क्या है, क्या असेसमेंट करना है, क्या चीज़ें उनको वो करनी है? क्योंकि SPB बैंक का जो भी इशू और क्राइसिस लूम किया था, इसलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हम IFSC एक ऐसा सेंटर है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पर और स्टार्टअप्स को इनकरेज कर सकते हैं वहाँ पर लैंड करने के लिए। आई थिंक उसको मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी का गठन हुआ है। आखिरी सवाल कि अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है देश में, स्टार्टअप्स का माहौल है, वो कैसा है और क्या ये जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ उसका कुछ असर पड़ने की आशंका है? जैसे कि आपके साथ मैंने पहले भी बताया कि ये साल स्टार्टअप्स के लिए एक्चुअली बहुत बढ़िया था इंडिया में। हमारे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई है। 29,000 प्लस स्टार्टअप्स ने रिकॉग्निशन पाई है DPIIT के माध्यम से। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी साइन है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम और भी रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है और रेजिलिएंट है। और इंडिया में इतनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को जितनी इंकरेजमेंट मिलती है हमारे डिफरेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव के तहत, और हम लोग कॉन्स्टेंटली वर्कशॉप्स और इंटरेक्शंस के माध्यम से स्टार्टअप्स के इश्यूज़ को लेते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के साथ डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक कि ये इनिशिएटिव करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है और इससे हमें कोई घबराने वाली कोई स्थिति नहीं नजर आती है। एप्पल के CEO टिम कुक 18 अप्रैल को भारत आ सकते हैं। एप्पल मुंबई में भारत का पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टिम कुक खुद इसके लिए भारत आ सकते हैं। मुंबई के बाद दिल्ली में 20 अप्रैल को एप्पल का एक और फ्लैगशिप स्टोर खुलेगा। हमें सूत्र बता रहे हैं कि टिम कुक अपनी यात्रा के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और एक्सपोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। टिम कुक इससे पहले 2016 में भारत आए थे। भारत में एप्पल के रिटेल स्टोर तो 500 से ज़्यादा है, लेकिन ऑफिशियली एप्पल का अपना फ्लैगशिप स्टोर ये पहला होगा। स्टोर में मुंबई में चलने वाली काली पीली टैक्सी से प्रभावित थीम को लिया गया है, जो दिखने में काफ़ी आकर्षक रहेगी। चलिए यहां पर लेंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था।
और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। 24 घंटे में फिर से करीब 6000 नए मामले आ गए हैं। बीते पिछले हफ्ते में कोविड ने 68 मरीजों की जान ले ली है। वहीं मुंबई में बीएमसी में के अस्पतालों में मास्क जरूरी हो गया है, तो दिल्ली एम्स में भी भीड़ पर सख्ती की जा रही है। अपडेट के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, नंबर्स एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट डेथ का नंबर भी यहाँ पर बढ़ा है। चिंताएं कितनी बड़ी हैं? देखिए, कोविड के नए मरीजों की संख्या में उछाल जाहिर तौर पर चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो एक बार फिर से 5600 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। चिंता इस बात को लेकर भी है कि जो बीते हफ्ते मृतकों की संख्या रही वो 68 रही है, तो मृतकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो उछाल है मामलों का, उसके पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये वेरिएंट फैलता काफी तेजी से है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कम होता है। लेकिन अलर्ट मोड पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएमसी ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं दिल्ली एम्स में भी भीड़ भाड़ पर रोक लगाई गई है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भी मास्क पहनना जरूरी किया गया है। तो लोकल स्तर पर जरूर कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम राजधानी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पिछले एक महीने में जो कोविड के नए मामले हैं उनमें 90% तक का उछाल आया है। ये दोनों राज्य ही नहीं बल्कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कर्नाटक और केरल, इन राज्यों में भी जो कोविड का ग्राफ है नए मरीजों की संख्या का, वो काफी तेजी से ऊपर चढ़ा है। एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 37,000 का आंकड़ा ये पार कर चुकी है और केंद्र सरकार लगातार राज्यों को ये सलाह दे रही है कि जहां भी वो चाहे, उन्हें लगे कि जिस भी जगह, जिस भी क्लस्टर में मामले ज्यादा आ रहे हैं वहां पर अपने हिसाब से पाबंदी लगाएं ताकि कोविड की रोकथाम की जा सके। जी शुक्रिया। और ये था कोविड का अपडेट। और अब आपको बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या है। ऑनलाइन गेमिंग में बैटिंग बैन है, लेकिन फैंटेसी गेमिंग में पैसा लगाना बैन नहीं है। क्या है बैटिंग और गेमिंग में अंतर का ये फंडा? क्यों तमिलनाडु ने पास कर दिया एक ऐसा कानून जहां पर अब ये सब बैन है, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनियां सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाए? तो ये सारा फंडा हम समझेंगे आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर ऑनलाइन गेमिंग, स्किल या गैम्बलिंग। बाजार में फलों के राजा आम का आगमन हो चुका है, लेकिन इस बार फसल 15 दिन से 1 महीना तक लेट है। ऊपर से बिना मौसम की जो बारिश है उसका खतरा तो बना हुआ है। ऐसे में क्या आम खाना इस बार महंगा होगा? आम के लिए सप्लाई कम रहेगी या ज्यादा? और इस आम में कितना स्वाद होगा? देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद का नरोडा मार्केट इन दिनों किस्म किस्म के आमों से सजा हुआ है। यहाँ हापुस, पायरी, सुंदरी, बादाम, तोतापुरी सब है। और देश भर में लोकप्रिय गुजरात के केसर आम की थोड़ी बहुत आवक भी शुरू हो गई है, लेकिन पूरी तरह तैयार रसीले केसर के मार्केट में उतरने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। असल में मौसम की ऊंच नीच की वजह से इस बार सारे आम देर से आ रहे हैं। ऐसे में अभी 1-2 सप्ताह तक दाम भी ज्यादा रहेंगे।
साउथ गुजरात का जो केसर है वलसाड़ अमलसाड़ का, वो 10 अप्रैल के बाद आएगा। इसके बाद 20-25 अप्रैल के बाद कच्छ भुज का केसर आएगा, वो सर्वोत्तम है और वो अच्छा केसर होता है। उसकी आवक 20-25 अप्रैल के बाद होगी। इसके सिवाय रत्नागिरी का जो माल है वो इस वक्त एक 13-14 किलो की पेटी भी आती है और 20 किलो की 21 किलो की पेटी भी आती है। उस पेटी का रेट जो है 3000 से लेकर 6000 तक है। अभी बाजार में आम के साथ साथ गुठलियों के भी दाम देने पड़ रहे हैं। गुजरात के केसर आम के 5 किलो की कीमत लगभग 700 से 1000 रुपए है। वहीं सुंदरी आम के 5 किलो के लिए 900 रुपए लग रहे हैं। सबकी पसंद 5 किलो हापुस आम के लिए 1200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। बादामी आम 500 तो तोतापुरी के लिए आपको 350 रुपए चुकाने होंगे। गुजरात समेत देश भर में दिसंबर जनवरी में बिन मौसम बारिश हुई और आगे भी अप्रैल मई महीने में बारिश का अनुमान है। इसका सीधा असर आम की फसल पर पड़ा है और पड़ेगा, इसलिए इस बार आम महंगे रह सकते हैं। कमौसमी बारिश की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और हवामान विभाग ने ऐसी भी आगाही की है कि अगले अप्रैल और मई में दोनों महीने में कमौसमी बारिश आने की संभावना है। इसलिए इस साल गत साल से भी बहुत कम आम की फसल आएगी। आम की सबसे ज्यादा फसल गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। अभी देश के बाजारों में रोज करीब 100 ट्रक आम की आवक है, जो अगले 2 हफ्तों में डबल हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। ताकि ये रिपोर्ट बता रही कि आम महंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी आम में वो जो स्वाद होता है ना, रसीलापन, वो जो मीठा आम, उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आप CNBC आवाज पर बने रहिए। नमस्कार।